हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर रिवीजन चल रहा है आपका चैप्टर 5 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको मैंने कल आपको रिवाइज कराया था अप टू द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस. Nucleus is defined or not defined on the basis of this. The organism are of two type, prokaryotes and eukaryotes. I have discussed in the previous video. So now I am going to explain the सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार. तो क्या है देखते हैं. सेल ऑर्गेनल्स आपको मैंने कल बताया था, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स जस्ट लाइक द सेल के अंदर भी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड द ऑर्गन्स ऑफ द सेल. सो दीज आर ऑर्गन्स ऑफ द सेल आर ऑल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. इनमें से सेल ऑर्गेनल्स आपके पास कौन कौन से आते हैं? एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, ठीक है. और आपका कौन सा है? प्लास्टिड है, जो कि केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता. सेंट्रोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम है. माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वैक्यूल. ठीक, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सिंगल लेयर में हैं. सिंगल लेयर मतलब सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन में चल रहे हैं, डबल लेयर स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका एक, जिसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है. कुछ ऐसे जिसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो राइबोसोम हमारा वो स्ट्रक्चर जिसमें मेम्ब्रेन लेस होता है स्ट्रक्चर. लाइसोसोम भी एक सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर है. गोल्जी अपरेटस सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है. प्लास्टिड डबल लेयर है, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर. दोनों स्ट्रक्चर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. वैक्यूल सिंगल लेयर है. राइबोसोम और सेंट्रोसोम ये भी सिंगल लेयर में. आपके सिर्फ राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर में आता है. तो हम बात करते हैं इनमें से प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में होता है, और सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में होता है. तो ये हो गए हमारे सेल ऑर्गेनल्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ देखते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म. ये एक ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. दिस इज ठीक है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्ट रहता है, सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन द इट मेक कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रहता है, सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट द वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस से डिफरेंट सब्सटेंसेस को वो क्या करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है. वी कैन से इट मेक अ चैनल का फॉर्म काम करता है. जैसे पानी होता है, पानी पाइप की मदद से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से इट कैन ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस in the various region of the cell. ठीक है, इट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ दिस. एंड इट इज ऑफ टू टाइप. दो टाइप का होता है आपका, RER और SER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर कुछ स्मॉलर ग्रेन्युलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं विच आर द राइबोसोम पार्टिकल्स हैं. ठीक है. एंड द स्मूथ ER विच है स्मूथ इज कॉल्ड बिकॉज देयर इज नो राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ. बट द सम इनका काम क्या होता है? जो RER होती है, RER क्योंकि ये रफ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है. And the ribosome are the membrane-less structure, just like the granular particles which are spread in the cytoplasm. वो structure है जो कि पूरे cytoplasm में spread रहता है, and also present on the surface of the ER की surface पर. दो जगह लोकेशन है, एक तो ER की surface पर है राइबोसोम, और आपके cytoplasm में spread रहता है. And the function only one is that the formation of the प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है. सेल के लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है. सो सेल के लिए प्रोटीन बनाता है राइबोसोम. द मेजर फंक्शन ऑफ द रफ ER इज ऑल्सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है. अगर मैं SER की बात करूं तो SER के काम क्या है? इट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ द फैट, और लिपिड बनाने का काम करता है. तो जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं, जो एक सेल मेम्ब्रेन का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी प्रोटीन और लिपिड की. ठीक है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द
RER and lipid is synthesized by the SER, and so the process is called process of making cell membrane बनाने का process that is called the membrane biogenesis कहलाता है। ठीक है, तो फंक्शन हो गया आपके रफ ER इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रफ ER जो है प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, स्मूथ ER लिपिड बनाने में हेल्प करता है, और दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। सो वी कैन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द cell membrane it is also called plasma membrane. Next point is that it forms a network system so that it acts as a channel for the transporting of material. एक network system बनाता है, ट्यूब का सिस्टम, ट्यूब लाइक सिस्टम है, which are spread in the whole cytoplasm. So we can say it form a cytoplasmic network. एक cytoplasmic network तैयार करता है so that it can support the cell. सेल को सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। वेरियस ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के अंदर उनको सपोर्ट करता है। इट फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ चैनल एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस स्पेशली प्रोटीन इन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्म, जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन जगह जगह ट्रांसमिट होती है अकॉर्डिंग टू द नीड। इट फॉर्म्स ए साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क क्योंकि पूरे स्प्रेड है पूरे साइटोप्लाज्म में। सो इट गिव्स अ सपोर्ट, सो वी कैन से इट गिव्स अ सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स को क्या देता है, सपोर्ट देता है। इन वर्टिब्रेट्स का एक ग्रुप होता है एनिमल्स का, हम भी वर्टिब्रेट्स ही हैं। तो हमारी जो लिवर सेल्स होती है, लिवर की जो सेल्स होती है, उनका सेल्स के अंदर जो SER है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट टेक्स पार्ट इन द डिटॉक्सिफाइंग ऑफ मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। उनके अंदर जो भी आपके पॉइजन्स या ड्रग्स अगर होते हैं तो उनको क्या करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है। खाली केवल किसमें है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में। इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप में लिवर सेल्स की SER जो है डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। ये हो गए हमारे फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। अब मान लीजिए कि कैसे होता है स्ट्रक्चर। सपोज दैट ये आपका एक प्लांट सेल या एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है। ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो कि एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसे डबल लेयर में बना दे रही हूँ, जस्ट रफली स्केच कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन से ये जुड़ा रहता है। ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरी, ठीक है, इस टाइप से स्प्रेड होता है। ठीक है, दैट इज अ ER। अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो ये भी ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, ये ऐसे स्प्रेड होता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी सरफेस पर ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं, डॉट दिखा रही हूँ, दीज आर द राइबोसोम पार्टिकल्स। सो दैट इज द RER। क्या कहलाती है, RER, और ये क्या कहलाएगी, SER। ठीक है, ये आप प्लांट सेल का ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर इसमें एक और बाउंड्री होती है सबसे बाहर, दैट इज द सेल वॉल। क्या कहलाती है ये, सेल वॉल। ठीक, अंदर की क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सारा लिक्विड कंटेंट, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके अंदर जो स्मॉल कंपोनेंट है, न्यूक्लियस हो गया आपके पास। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है which occupy the 50 to 80% of the cell space. So that is का vacuole. Vacuole is also single layer structure, single membrane structure है, वैक्यूल कहलाती है। ठीक, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई या साइटोप्लाज्म हो गया। मैंने आपको बताया कि राइबोसोम पार्टिकल्स आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर लाइक ग्रेनुलर पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन टू लोकेशन स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो प्रेजेंट ओवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। दूसरी जगह और दिखाएंगे, ये स्प्रेड करेंगे। देखिए दूसरी जगह और स्प्रेड कर देंगे तो राइबोसोम पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, राइबोसोम पार्टिकल्स। तो दो जगह लोकेशन है, इस टाइप से हम दो जगह इनको लोकेट कर रहे हैं। दूसरी जगह लोकेट कर दी, स्प्रेड हो गए साइटोप्लाज्म में, और साथ में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइबोसोम हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। नेक्स्ट वन इज दैट गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus देखते हैं। गोल्जी apparatus इट इज एन ऑर्गेनल ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड सेक विच आर थिन एंड कर्व्ड। यानी ये भी एक क्या है, मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत छोटे साइज में होती है। इनका साइज बहुत छोटा होता है लेकिन कर्व्ड शेप में होती हैं। और ये कर्व जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं स्टेक्स में। कर्व लाइक ट्यूब लाइक कर्व जैसा ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो कैसे बनेगा, इसका कर्व्ड शेप में है। यानी इनकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखिए स्मॉल, उसमें तो जो थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी लॉन्ग थी, इसमें स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कर्व्ड इन शेप, ऐसी इस टाइप से कर्व एंड स्टेक्स में होती हैं। ठीक है, तो these are the membrane bound tube like structure, but these are the small tube like structure which are curved in shape and arranged in a stack. This is called cistern। इसको सिस्टर्न्स कहते हैं या सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं दीज इट इज अ ऑर्गेनल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक विच आर थिन एंड कर्व्ड एंड अकर इन स्मॉल स्टैक्स। स्मॉल स्टैक की फॉर्म में अरेंज होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिस्टर्न्स कहलाते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर एंड वहीं पर प्रेजेंट होती है। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आसपास ही प्रेजेंट होती है ताकि उनसे वो कनेक्शन बनाती है। और इसका भी मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लाइक लिपिड या प्रोटीन, जो भी चीजें बनती है वो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसका काम ना केवल ट्रांसपोर्ट करना है बल्कि अपने अंदर स्टोर करके रखता है उन चीजों को, और अकॉर्डिंग टू नीड जहां पर भेजना होता है उसको एज सच भी भेज सकता है और उसको मॉडिफाइड भी करके भेज सकता है। तो यहाँ पर इसका जो काम क्या है, जैसे सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट मैं इसको ट्यूब नहीं कह सकती, दीज आर द सेक फॉर्म, सेक लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि छोटा स्ट्रक्चर है। जैसे सेक किसको बोलते हैं, जैसे बोरियां नहीं होती हैं, गनी बैग्स होते हैं, गनी बैग को हम क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये भी सेक लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स है। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक का मतलब इसमें हम कोई चीज भर सकते हैं। तो दीज आर द जो बहुत ज्यादा सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो दीज आर द सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दीज सेक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कर्व्ड इन शेप, ऐसे ये कर्व्ड शेप में होती हैं एंड अरेंज इन स्टैक्स, ऐसे स्टैक्स में अरेंज होते हैं। 3 और 4 का स्टैक का इनका अरेंजमेंट होता है, 3 और 4 उसमें। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। क्या कहलाता है ये, सिस्टर्न्स कहलाता है, ये सिस्टर्न नहीं कहते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या है, मैंने क्या बताया कि सेक है। सेक का मतलब क्या करना है, स्टोर करना है। इसका मेन काम स्टोर करना होता है। जो भी सब्सटेंस आते हैं ये ज्यादातर न्यूक्लियस के पास इसकी लोकेशन है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होती है। तो जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं वो ये अपने अंदर स्टोर करता है। उनको अकॉर्डिंग टू नीड ये ट्रांसपोर्ट करता है एज सच भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और वो उसको मॉडिफाइड करके भी ट्रांसपोर्ट करता है। समझ रहे हैं बात, इसका काम क्या है, देखिए कहां पर लोग सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सेक का काम क्या है, स्टोर करना। ये दीज आर द सेक्स जस्ट लाइक इन द दीज आर ट्यूब लाइक दीज आर स्मॉल ट्यूब ऑफ सेक लाइक स्ट्रक्चर विच यू मेनली स्टोरेज विच हेल्प इन ओनली द स्टोर ऑफ सब्सटेंसेस and these sac like structures are in curved in shape, ऐसे curve shape में होते हैं। so these are called cisterns. so the main function these are mainly located near the endoplasmic reticulum और near the nucleus के पास ही प्रेजेंट है। एंड द फंक्शन इज दैट स्टोरेज रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, क्योंकि इसका काम क्या है, स्टोर करना। अब स्टोर करके तो रखना नहीं अपने पास, क्या करता है जब जैसी जरूरत होती है पैक्ड कर लिया, स्टोर कर लिया, और उसको जैसी जरूरत होती है, जहां जरूरत है अकॉर्डिंग टू नीड वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट में भी जैसी जरूरत होती है एज सच वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है और उसको वो मॉडिफाइड फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स। के अलावा इसका काम लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। देखिए लाइसोसोम आप सबने पढ़ा हुआ है 8th में भी, इट इज अ सुसाइड बैग। सुसाइड बैग कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं इनके। हम जैसे लाइसोसोम इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, इसके एंजाइम्स को बनाता कौन है, आरईआर। ठीक है, और उसको सेंड करने का काम करता है एसईआर। समझ रहे बात। और लाइसोसोम का फॉर्मेशन, लाइसोसोम को खुद बनाने का काम करता है गोल्जी ऑपरेटस। तो ये किसका काम हो गया, लाइसोसोम गोल्जी ऑपरेटस बनाने में हेल्प करता है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बनाता है आरईआर, और इसको उन एंजाइम्स को आगे लाइसोसोम तक पहुंचाने का काम करता है एसईआर। ठीक है, यानी एसईआर सेंड करता है, आरईआर फॉर्म करता है इसके एंजाइम्स को। ये जो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम वो हेल्प करता है गोल्जी ऑपरेटस को फॉर्मेशन में। ठीक है, तो गोल्जी ऑपरेटस इज अ स्ट्रक्चर विच हैव द मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल कर्व्ड इन शेप स्ट्रक्चर विच आर जस्ट लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सो विच आर इन स्टैक, जो स्टैक्स में होती हैं, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। सो बिकॉज दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर सो दे मेनली वर्क इज स्टोरेज, सब्सटेंसेस को स्टोर करती है। एंड दे आर जनरली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस और नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द वर्क इज मेनली स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर करता है, सब्सटेंस को स्टोर करता है और जैसी जरूरत होती है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से करता है, एज सच भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो उसको मॉडिफिकेशन फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो हेल्प करता है लाइसोसोम फॉर्मेशन में। लाइसोसोम जब बनाता है तो लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स की भी जरूरत होती है, तो वो एंजाइम्स आरईआर बनाता है। ठीक है, आरईआर बनाता है और उसको एसईआर उसको सेंड कर देता है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को फॉर्म में हेल्प करता है फ्रॉम द सिंपल शुगर। किससे बनाता है ये, कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करता है फ्रॉम द सिंपल शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में भी हेल्प करता है। सो these are the functions of the Golgi apparatus. So we can function, it helps in the modification
एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंस को स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन पैकिंग, डिफरेंट सब्सटेंस की पैकिंग को करता है, ट्रांसपोर्ट करता है उनको, यानी डिस्पैच करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, क्या जरूरत है। एंड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। अगर पेपर में पूछे नेम द सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर, कौन सा सेल ऑर्गेनल सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, दैट इज द गोल्गी एपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दैट इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर बट द सेक नॉट कर्व्ड। ये भी एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक का मतलब जिसके अंदर कुछ स्टोर होता है, ठीक है, लेकिन एक कर्व शेप में नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर इन विच डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो ये देखेंगे गोल्गी एपरेटस का, देखिए अब इसमें डायग्राम को पूरा करते हैं। पहले गोल्गी एपरेटस हमें बनाना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास बनाएंगे। तो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ट्यूब मैंने बताया था इस टेक्स्ट में होती हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे और दिस इज द गोल्गी एपरेटस। ठीक है, दूसरा हमारे पास लाइसोसोम है। लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्प्रेड होता है साइटोप्लाज्म में। तो लाइसोसोम ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे सर्कुलर शेप में होते हैं। तो दीज आर द सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक का मतलब होता है जो अपने अंदर कुछ स्टोर करता है। तो स्टोर होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डॉट से दिखाएंगे, ये लाइसोसोम दिखाने विच आर स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म। ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड होते हैं, देख रहे हैं ये स्प्रेड है। दीज आर द लाइसोसोम, क्या कहलाते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो ये लाइसोसोम बनाने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। तो क्वेश्चन पूछा जाए नेम द ऑर्गेनल विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को बनाने में हेल्प कौन सा ऑर्गेनल करता है, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, और उसके एंजाइम्स कौन बनाता है, आरईआर। उसको सेंड करने का काम कौन करता है, एसईआर। दूसरी बात यह कि लाइसोसोम का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो दो टाइप का काम करता है। एक तो वेस्ट डिस्पोजल एक डस्टबिन की तरह काम करता है, ठीक है, और एक आपका सुसाइड बैग की तरह काम करता है। ठीक, so that's why lysosome is called suicide bag. Which cell organelle is called suicidal bag? That is the lysosome is called suicidal bag कहलाता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो वेस्ट डिस्पोजल, जैसे माना लाइसोसोम के अंदर जैसे सेल के अंदर कोई भी आपका सब्सटेंस जो है अगर एंटर कर जाता है लाइसोसोम के अंदर, कोई भी आपका जो भी अगर आपके सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर एंटर कर जाता है, जैसे कोई भी आपकी वेस्ट मटेरियल अगर अंदर एंटर कर जाता है, जैसे लाइक आपके हो गए जर्म्स हो गए, ठीक है, तो उनको, या वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हो गए, तो ये क्या करता है, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं और इस टाइप से सेल की क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर एंटर कर जाता है, जैसे कोई भी हो, तो क्या करता है। इसके अलावा सुसाइड बैग, मान लो इस सुसाइड बैग के केस में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है, तो अगर सेल के डैमेज होने से क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन आगे आने वाली सेल को ना जाए, तो क्या होता है कि जो लाइसोसोम होते हैं, जितने भी लाइसोसोम सेल के अंदर होते हैं, सब फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और सारे एंजाइम्स पूरी सेल में स्प्रेड हो जाते हैं और अपनी ही सेल को वो डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि ताकि कोई आगे इन्फेक्शन ना हो। तो लाइसोसोम देखते हैं एक बार। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड बाय आरईआर। आरईआर बनाता है एंड ट्रांसफर बाय द एसईआर, और उसको सेंड करने का काम करता है एसईआर। फंक्शन देखते हैं एक बार। इट एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल। सेल का क्या कहलाता है, ये वेस्ट डिस्पोजल कहलाता है। वेस्ट डिस्पोजल जस्ट लाइक डस्टबिन की तरह काम करता है। कोई भी गंदगी बाहर से आती है, कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया या कोई भी टूटी फूटे पार्टिकल्स कुछ भी होते हैं, उनको ये सफाई करने में हेल्प करता है बाय डाइजेस्टिंग देम इनटू कैन कन्वर्ट इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। एंड नेक्स्ट वन इज दैट की इट एक्ट एज अ सुसाइडल बैग इन द केस की व्हेन द सेल गेट्स डैमेज और डेड। अगर कोई सेल बहुत ज्यादा डैमेज या डेड हो जाती है तो उसको इन्फेक्शन आगे ना जाए, तो इसलिए वो लाइसोसोम्स होते हैं उसके, वो फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, सारे एंजाइम्स उसी सेल में स्प्रेड हो जाते हैं और अपनी ही सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इस टाइप से इट हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ सेल, वी कैन से इन दिस केस इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम मैंने आपको बताई दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम मैंने आपको हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन इंपॉर्टेंट साइट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, यानी फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, वो हमारी सेल्स में होता है, बॉडी की सेल्स में होता है। सो दैट्स व्हाई द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेलुलर, जैसे कि 7th में पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेलुलर बिकॉज द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सभी सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। सो वी रिक्वायर द मोर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड।
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी की सभी सेल्स में होता है, इसीलिए तो सेल के अंदर कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ द सेल वेयर द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, सो वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वो पार्ट है जहां पर रेस्पिरेशन होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन आप जानते हैं एनर्जी रिलीज होती है फूड के ब्रेकडाउन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एक टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उनकी फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही आपको एनर्जी की जरूरत होती है वो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी की मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स आपके पास रहते हैं, जैसे ही आपको जरूरत होती है वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एक बार देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी, सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस कहलाता है। और एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ऐसे डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इसकी बाहर की जो लेयर होती है वो स्मूथ होती है, अंदर की लेयर जैसी होती है फोल्ड होती है। ठीक है, इस तरह से अंदर की लेयर जो फोल्ड होती है। ये फोल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ इस लेयर पर, अंदर वाली लेयर पर जो है एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अंदर की जो लेयर होती है इसके इस सरफेस पर, अंदर की सरफेस पर एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए ये फोल्ड होती है ताकि बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस, बहुत छोटे स्पेस में जो है ज्यादा से ज्यादा जो इनर लेयर है बहुत ज्यादा आ जाए अंदर। क्योंकि अगर हम मान लो इसको सिंपल फॉर्म में लगाएंगे तो बहुत कम एरिया, बहुत कम है तो बहुत ज्यादा नहीं आ पाएगी, इसलिए एरिया कम रह जाएगा। तो क्या करें कि इसको फोल्ड किया गया, बहुत ज्यादा फोल्ड किया गया ताकि एटीपी की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए एरिया ज्यादा मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हम अलमीरा में कपड़ों को सेट करते हैं तो कपड़ों को हम कैसे लगाते हैं, फोल्ड करके लगाते हैं ताकि उतने ही एरिया में हम बहुत सारे कपड़ों को सेट कर सके। जस्ट लाइक यहाँ पर एटीपी का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है आपके इस सरफेस पर, अंदर वाली सरफेस पर, समझ रहे हैं बात, अंदर की सरफेस पर। तो अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो बहुत कम एरिया अंदर आएगा, तो एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम बनेंगे। इसीलिए ये बहुत ज्यादा कैसी होती है, फोल्ड होती है ताकि एरिया बढ़ जाए और बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या मॉलिक्यूल इसके ऊपर फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी कहलाते हैं। ठीक है, क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी का काम क्या है, इट प्रोवाइड द मोर सरफेस एरिया फॉर द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी फोल्ड इसलिए होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करा सके एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर ये एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है इसका खुद का, एंड इट इज कैपेबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। यानी एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, एंड इट इज एबल एंड इट हैज देयर ओन राइबोसोम पार्टिकल्स है, सो इट इज एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। यानी दो ऐसे, यानी इसके पास खुद का अपना डीएनए और प्रोटीन होती है। इट हैज देयर ओन डीएनए एंड तो अपने आप ही रेप्लीकेट हो सकती है ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद रेप्लीकेट हो जाता है बिकॉज इट हैज देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। दूसरी बात, इट इज एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन बिकॉज ऑफ देयर राइबोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सो इट हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके पास अपना खुद का डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, सो इट इज एबल टू रेप्लीकेट इटसेल्फ और टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये अब खुद रेप्लीकेट भी हो जाती है और रेप्लीकेट इटसेल्फ। ठीक है, नया बन जाता है, एंड देन एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, अपनी खुद की प्रोटीन बना सकती है बिकॉज ऑफ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर सेल से होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड डबल लेयर स्ट्रक्चर्स एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ठीक है, अंदर की डीपली फोल्ड है, एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी।
so that because on the surface of the crystal ATP molecule formation takes place, so that's why fold of crystal provide a more surface area for the ATP generation, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। सो दिस ये हो गया। नेक्स्ट है, इट हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है इसके पास, सो इट इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, खुद रेप्लिकेट भी हो जाती है, एंड टू एबल मेक देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, इट इज कॉल्ड पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं क्योंकि बिकॉज द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, सो दैट्स व्हाई द रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एनर्जी रिलीज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का क्या कहलाता है, पावर हाउस। नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है, ठीक है, द एनर्जी रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। जब भी हमें जरूरत होती है तो एटीपी का मॉलिक्यूल फिर से ब्रेक हो जाता है एंड देन प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल, सो दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या कहलाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। whenever the cell require energy, ATP molecule break down and generate energy to be used for the metabolic activities of the body। समझ रहे बात, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड्स, क्या होता है प्लास्टिड, दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो डबल लेयर स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट इज ऑन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं, देख रहे हैं, इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है, सो प्लास्टिड इज ऑल्सो एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड इट इज ऑल्सो एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर द टू स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। इट इज ऑफ 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, लिगोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। 3 टाइप का प्लास्टिक होता है, जैसे आपने 8 में पढ़ रखा है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का प्लास्टिक है बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, बिकॉज ऑफ दिस इट इज ग्रीन इन कलर एंड प्रोवाइड अ ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड ऑल्सो कैप्चर द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। दे आर 2 रोल्स, सो दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर हम छोटे बच्चों को बताएं तो किचन ऑफ द सेल कौन है, वो लीव्स बताएंगे, लेकिन यहाँ लीव्स नहीं है, कौन है कि सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से खाना बनने में हेल्प होती है, यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ल्यूकोप्लास्ट, इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड, लेकिन केवल फूड को स्टोर करता है, ये स्टोर करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज प्रोडक्ट्स। कई टाइप का होता है, ये देखेंगे, ये फैट को भी स्टोर करता है, प्रोटीन को भी स्टोर करता है, और आपके स्टार्च को भी स्टोर करता है, यानी फूड को स्टोर करता है इन द वेरियस फॉर्म लाइक स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। अगर स्टार्च को स्टोर करता है सो दैट इज कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटीन को स्टोर करता है दैट इज कॉल्ड एल्यूरोप्लास्ट कहलाता है, एंड फैट को स्टोर करता है एलायोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। इस टाइप से मतलब बेसिक जरूरी नहीं याद, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गए हमारे काइंड ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इज द कलर्ड प्लास्टिक एंड प्रोवाइड द डिफरेंट कलर्स टू द फ्लावर एंड फ्रूट एक्सेप्ट ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़कर सारे कलर प्रोवाइड कराता है। सपोज ब्रिंजल है, ब्रिंजल एक हरा ब्रिंजल है, धीरे धीरे वो पक गया और उसका कलर चेंज हो गया, दैट इज अ पर्पल इन कलर। सो विच टाइप ऑफ प्लास्टिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चेंज, सो वी कैन से क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू द क्रोमोप्लास्ट। किसमें चेंज हो गया, वो क्रोमोप्लास्ट में। डिफरेंट कलर्स फ्लावर्स आते हैं जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, सो हियर द प्लास्टिड इज रेस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोप्लास्ट। कौन सा प्लास्टिड रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारे पास आता है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अब डायग्राम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप से, सेल आप सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, ठीक है, अंदर की। अगर हमें प्लास्टिड दिखाना है तो प्लास्टिड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे इस टाइप की ओवल शेप स्ट्रक्चर है ये भी, जस्ट लाइक, बस आप इसको डबल लेयर स्ट्रक्चर में डाल देंगे, ठीक है। अंदर से ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स एंड नॉट इन प्लांट सेल एंड इट इज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है क्योंकि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो एक ही जगह लोकेशन करना है, जगह जगह स्प्रेड नहीं करना है इसको, ठीक है। तो सेंट्रोसोम इट इज मेड बाय 2 पार्ट, 2 पार्ट से मिलकर बनाता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल्स, ठीक है। इट हैज 2 सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम कहलाता है। इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन ओनली इन एनिमल सेल। अगर मान लो ये एनिमल सेल है, सपोज दैट अगर ये एनिमल सेल है तो यहाँ पर न्यूक्लियस के पास ऐसे प्रेजेंट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखते हैं, स्ट्रक्चर है इसका इस टाइप से बनाना है, ठीक है। ये ऐसे 2 सेंट्रियोल्स हैं, ये 2 सेंट्रियोल्स हैं, इन सेंट्रियोल से स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम कहलाता है। पूरे ये सेंट्रियोल्स हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड
सोम कहलाता है, एंड लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में होता है केवल, ठीक है। वैक्यूल की बात करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहलाती है। देखिए मेम्ब्रेन प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज की होती है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी होती है, स्प्रेड होती हैं। तो ज्यादातर मेजर रोल यहाँ प्लांट सेल में इसका है, क्योंकि प्लांट सेल की बाहर जो मेम्ब्रेन होती है बलून लाइक स्ट्रक्चर है। इससे क्या होता है, जैसे गुब्बारे में अगर हम पानी भरते तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये प्लांट की सेल को एक हार्डनेस यानी रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, उसको फुला के रखती है, नहीं टर्जिडिटी देती है, ठीक है। उसको श्रिंक नहीं होने देती, कहने का मतलब है प्लांट की सेल को ये श्रिंक नहीं होने देती है, उसको टर्जिड रखती है हमेशा। तो दूसरी बात, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर 90% वाटर होता है, ठीक है, और 10% में अदर सब्सटेंसेस आते हैं, अदर सब्सटेंसेस आते हैं। एंड दिस मिक्सचर ऑफ 90 and 10% दैट इज कॉल्ड सेल सैप, यानी इसके अंदर जो लिक्विड होता है विच कंटेन 90% ऑफ वाटर दैट इज द सेल सैप, जिसके कारण से ये टर्जिड होती है, ठीक है। सेल को टर्जिड बनाता है, श्रिंक नहीं होने देता। नेक्स्ट, वैक्यूल का यहाँ पर मेनली काम क्या है, क्योंकि ये पानी है तो बहुत सारी चीजों को ये स्टोर करता है, अंदर स्टोर का काम है मेनली, और उसको सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी भी बना कर रखता है। लेकिन अगर मैं एनिमल सेल में बात करूँ तो एनिमल सेल में तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे छोटी छोटी स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं जो स्प्रेड होती हैं। इनके कोई अब इतनी छोटी है तो बहुत ज्यादा मटेरियल तो स्टोर कर नहीं पाएंगी, तो इसलिए इनका मेन काम क्या है, स्टोर करने का ही है। बहुत ज्यादा टर्जिडिटी या हार्डनेस नहीं देने का काम होता है, क्योंकि वो छोटी साइज में है, तो ये हार्डनेस या टर्जिडिटी प्रोवाइड नहीं कराती है। केवल यहाँ पर इनका काम क्या है, स्टोर करना, डिफरेंट सब्सटेंस को लाइक प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, इन सबको ये अपने अंदर स्टोर करने का काम करती हैं। सो ये हो गया वैक्यूल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया वैक्यूल हो गया। तो देखते हैं वैक्यूल, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर store solid and liquid content. In animal cell, vacuoles are many in number but small in size. But in plant cell, vacuole is very single and large in size and occupy 50 to 90% of the cell volume. पूरे cell volume का 50 और 90% वो ऑक्यूपाई करती है। Therefore, nucleus is present at the side in plant cells. इसलिए न्यूक्लियस होता है साइड में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, वैक्यूल की जो चारों मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, जो फ्लूइड कंटेंट होता है सेल के अंदर दैट इज कॉल्ड सेल सैप, विच कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर, जिसके अंदर 90% वाटर होता है एंड 10% ऑफ अदर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, लाइक एमिनो एसिड, शुगर एंड प्रोटीन। फंक्शन, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। In some unicellular organism, vacuoles play an important role in expelling excess water and some waste product from the cell. अमीबा के अंदर जो वैक्यूल का मेजर काम क्या होता है, अमीबा के अंदर की जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं और वो बाहर निकाल दी जाती है बॉडी से, ठीक है, सेल सरफेस से बाहर निकाल देते हैं। तो इस टाइप से इसका काम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब बात ये आ रही है सेल डिवीजन कैसे होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है, तो सेल कैसे डिवाइड होती है। सेल में डिवीजन हमारी बॉडी में 2 टाइप से होता है। सेल का डिवीजन मतलब ये सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें नई सेल्स बनती है, द फॉर्मेशन न्यू सेल्स फ्रॉम द ओल्ड वन, द प्रोसेस डन दैट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है, जिस प्रोसेस की मदद से ये काम किया जाता है। 2 टाइप का डिवीजन यहाँ पर पढ़ते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है म्यूसिस। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ सेल्स होती हैं जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो गैमीट्स बनाती हैं। आपने देखा मेल बॉडी में गैमीट्स होते हैं स्पर्म्स और फीमेल बॉडी में होते हैं एग, ठीक है। जो सेल्स हमारी बॉडी में गैमीट्स बनाती हैं उनको हम कहते हैं जर्म सेल्स, और बाकी की जो सेल्स होती हैं जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं दीज आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स वेजिटेटिव सेल्स कहलाती हैं, ठीक। जो सेल्स हमारी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं यानी जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, माइटोसिस। और इस डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाती है फिर वो 1 से 2 बनाती है और इस टाइप से बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। और इसकी खास बात है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपनी पेरेंट सेल से इक्वल रहता है, यानी अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहता है। सो दिस डिवीजन मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स एज द पेरेंट सेल। बट इन द केस ऑफ म्यूसिस डिवीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो म्यूसिस डिवीजन हमारी बॉडी की जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स यानी गैमीट, जो सेल्स गैमीट बनाने में हेल्प करती हैं। तो आप जानते हैं गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपनी पेरेंटल सेल का आधा हो जाता है। जैसे अगर मैं एग की बात करूँ तो एग में ह्यूमन बॉडी की फीमेल में 46 क्रोमोसोम है सेल्स के अंदर, लेकिन हमारी जो एग सेल्स होती है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक इसी प्रकार से मेल बॉडी की सेल्स में सभी सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं 46। लेकिन अगर मैं स्पर्म्स की बात करूं तो उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए ताकि जब वो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का तो दोनों मिल जाते हैं फिर से, और फिर से नंबर एक्वायर हो जाता है, दैट इज द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेन कर ली जाते हैं।
सो वी कैन से म्यूसिस डिवीजन क्या होता है कि जब एक सेल से इसमें क्या बनती है 4 सेल बनती है, यानी म्यूसिस डिवीजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपनी मदर सेल से कितना रह जाता है, आधा रह जाता है। अगर मदर सेल के अंदर, मदर सेल मतलब पेरेंटल सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, तो आपके जी हाँ यहाँ पर इस डिवीजन से जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर। ठीक, समझ रहे हैं बात? तो ये आपका हो गया, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, या डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया। इसमें देखते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। न्यूक्लियस है, ये सारा प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए, ये आपका डीएनए आरएनए सारा हो गया एक्सप्लेन इधर से। इधर से सेल ऑर्गेनल्स आपको मैंने डिस्कस किया भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया, सारा वही सेम काम है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। और इसके बाद लास्ट में आपका आता है गोल्जी अपरेटस। Golgi apparatus, Camilo Golgi consists of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks and called cisterns. सब explain कर दिया। These membrane often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. ठीक, the material synthesized near ER is packed in dispatching of substance to the target site, मतलब जहां जरूरत है वहां पहुंचा देता है, and outside the cell through the Golgi apparatus. It function include the storage, modification, packaging of products in the vesicles. In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. ठीक है, it also involve the formation of lysosome. ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, लाइसोसोम आपको बता दिया मैंने। लाइसोसोम इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द क्लीन बाय डाइजेस्टिव एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल। इन सबको डिस्ट्रॉय करता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स, कुछ भी हो सकते हैं, which break them into the smaller pieces. Lysosomes are able to this because they contain powerful enzymes, digestive enzymes होते हैं, which are capable of breaking down all organic material. क्योंकि उसके अंदर enzymes होते हैं जो उस complex substance को change कर देते हैं. During the disturbance in the cellular metabolism, अगर कोई disturbance हो जाता है cell के अंदर, so in the case cell damage और dead हो जाती है, and then it burst, lysosome burst and the enzyme digest their own cell, अपनी ही cell को क्या करते हैं, digest कर लेते हैं। Therefore, lysosome is known as suicide bag of the cell कहलाता है। Similarly, lysosome membrane bound sac filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER और इन enzymes को बनाने का काम करता है RER। सारा हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता ही दिया। Mitochondria are also known as powerhouse of the cell. The energy required for various chemical activities needed for life released by mitochondria in the form of ATP. ATP फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ATP is known as energy currency. The body use energy stored in the ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. Energy काम आती है। Mitochondria have two membrane structure instead of just one. The outer membrane is porous and while inner membrane is deeply folded. अंदर की जो लेयर होती है फोल्ड होती है। These folds called crystals provide a large surface area for the ATP molecules. Mitochondria are the strange organelles in the sense they have their own DNA and ribosome. अपना खुद का DNA और ribosome होता है, so that's why mitochondria are able to make some of their protein, अपनी खुद की प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी होती है। Now next, plastic. Plastic are present only in plant cell. There are three type of plastic: chromoplast, colored plastic and leucoplast, white and other. ठीक है, एंड कलरलेस दो हैं और एक खुद ही। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जिस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंस रखता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच और मटेरियल्स सच एज इन स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, इन सब कुछ शो करने में हेल्प करता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहलाता है, यानी प्लास्टिड के अंदर का जो लिक्विड होता है, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, ठीक इसी प्रकार से प्लास्टिड के अंदर भी एक लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। प्लास्टिड आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बिल्कुल प्लास्टिड सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि डबल लेयर स्ट्रक्चर है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट है वैक्यूल।
वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक मतलब जो चीजें स्टोर होती हैं उसमें। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल, while plant cell they have large vacuoles. The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. इतना स्पेस अराउंड रहता है। In plant cell vacuoles are full of cell sap and provide a turgidity and rigidity to the cell. पूरी तरह से सेल भरी हुई होती है सेल सैप से, इसके कारण प्लांट की सेल को क्या मिलती है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी मिलती है। Many substances of importance in the life of plant cells are stored in the vacuole. बहुत सारे सब्सटेंस ये स्टोर होते हैं। These like amino acid, sugar and various other acids like protein etc. In the single cell organism like amoeba, amoeba के अंदर food vacuole contains food item that amoeba has consumed. प्लांट्स अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होती है, जिसके अंदर फूड रहता है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स इसमें रहते हैं। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल के थ्रू ही जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या वेस्ट होते हैं वो सब उसी वैक्यूल के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस टाइप से। Each cell thus requires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way। यानी हर सेल जो है अपना जो भी काम करते हैं बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनल की वजह से काम करते हैं। अगर मैं मान लो कहती हूँ एक सेल है, मान लो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो गया तो क्या होगा, सीधी सी बात है, हमारे घर की बाउंड्री अगर रैप्चर हो जाए तो क्या होगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे। यानी हमारे ऊपर एयर का, हमारे ऊपर सनलाइट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर एक सेल की बाउंड्री हट जाए यानी सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी तो वो आगे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, तो वो उसके जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो बाहर एक्सपोज हो जाएंगे और वो आगे से उनका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मान लीजिए अगर वो पूछे, अगर क्वेश्चन ऐसे है, अगर हमारे पास अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो कि मान लीजिए सेल का ये कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, सपोज दैट कि हमारा सेल, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर, मान लो लंग्स काम करना बंद कर दें, मान लो किडनी काम करना बंद कर दे, तो उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर पड़ेगा, हमारे पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा हमारी बॉडी में और फाइनली हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक आंसर सेम आंसर है कि अगर सेल का कोई भी ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल अगर काम करना बंद कर दे, चाहे वो गोल्जी एपिटस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप बताएंगे कि सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स ही उस सेल से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो बंद हो जाएगा, यानी वो फंक्शन नहीं होगा उस ऑर्गेनल से रिलेटेड, जिसके कारण सेल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और सेल धीरे धीरे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। द सेल हैज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। This help the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition, clearing of waste material, forming a new proteins। यानी सारे काम सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। So that's why the cell is called fundamental unit of the life। So the cell is the fundamental and structural unit of living organism। It is also called basic functional unit of the life। उसको सेल की बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये पुरानी बुक है और इसलिए इसके अंदर डिवीजन नहीं है। सेल नई बुक में आपको डिवीजन मिल जाएगा माइटोसिस और म्यूसिस का। ठीक है, सिंपल में है, शॉर्ट में है माइटोसिस और म्यूसिस आपकी बुक में, बाकी के आगे हायर क्लास में आता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर का रिवीजन एंड चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी रिवीजन से रिगार्डिंग, और नेक्स्ट आपको स्टार्ट करूंगी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 मोशन, उसको रिवाइज कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।